जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। मैं ओम शर्मा। हम आज बात करेंगे धनबाद के युवा नेता जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं संदीप कौशल जी से धनबाद के कुछ ज्वलंत मुद्दे पे, मुद्दा जनहित के। सबसे पहले हमारे दर्शकों को दुर्गा पूजा की शुभकामना आप दें। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और दुर्गा पूजा का सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दुर्गा पूजा का पर्व है, आप लोग बिल्कुल बहुत खुशी के माहौल में इसे मनाएं, शांतिपूर्ण मनाएं, ये अपील भी मैं सबसे करता हूं। और ओम जी, आपको भी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज हम लोग धनबाद के, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए धनबाद में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर जरूर हम आज इनसे दो टूक बात करना चाहेंगे, फिर आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज बहुत जरूरी मुद्दा है धनबाद के लिए। स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है। ये आप लोग सभी जानते हैं कि धनबाद में एक ही अस्पताल है जो अभी शहीद निर्मल महतो के नाम से नामकरण हुआ है जिसका। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि धनबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में एनएमसीएच खरा उतर रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है कि एसएनएमसीएच, आज एक यही अस्पताल के भरोसे पूरा धनबाद शहर चल रहा है। जिस तरह से आपने पुराना न्यूज़ को आप उठाइएगा तो 660 550 बेड थे, उसको 660 किया गया, बढ़ाया भी गया। लेकिन आज जिस तरह से न्यूज़पेपर के माध्यम से, सभी पत्रिकाओं के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़ों में यह भी आ रही है कि आज देखिए बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। लोग इलाज करवाने जा रहे हैं तो जमीन पर उन्हें लिटाकर इलाज किया जा रहा है, सीटें उपलब्ध नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आज मानवता धर्म में जो सबसे बड़ा धर्म कहा गया मानव सेवा, उस धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एम्स तो चला गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास ही नहीं किया रोकने का, जो धनबाद के लिए सबसे ज्यादा अखर रहा है कि नहीं अखर रहा है धनबाद? बिल्कुल बहुत अखर रहा है, क्योंकि धनबाद में जिस तरह से जो आज स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, आज देखिए एम्स चला जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा मानना है अपना, कि एयरपोर्ट हमारे लिए एक सेकेंड मैटर था, एम्स हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइमरी मैटर था। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखिएगा पूरा का पूरा गिरिडीह क्षेत्र, जमुआ से हो गए, गांडी हो गए, गिरिडीह हो गए, बगोदर हो गए, बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। धनबाद जिला मिडिल क्षेत्र हो गया, तो बाकी जगहों से भी लोग यहाँ के एनएमसीएच में इलाज अपना करवाते हैं। रेफर भी किया जाता है, वहाँ से बहुत सारे केसेस है जो वो लोग नहीं हैंडल करते तो वो रेफर एसएनएमसीएच करते हैं। आप अपने हिसाब से क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार? मैं अभी जहाँ तक मैं जो एक चाहता हूँ कि अभी जो सरकार है, सरकार से मैं एक डिमांड करता हूँ और स्वास्थ्य विभाग से भी डिमांड करता हूँ कि देखिए एसएनएमसीएच जो है धनबाद क्षेत्र के अंदर आता है और धनबाद क्षेत्र के लिए जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो अस्पताल चल रहा है तो यहाँ के लोगों की जमीन गई है, भूमि गई है, यहाँ के लोगों के द्वारा सेवा दी जा रही है, यहाँ के लोग सारे जगह उसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ के लोग हर जगह से लगे हुए हैं। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कम से कम धनबाद के लिए 50 बेड को संरक्षित रखा जाए, ताकि जो धनबाद के लोग हैं उन लोगों के साथ ये स्थिति ना आए कि उनको इलाज के लिए सीट नहीं मिल पा रहा है, जमीन पर उनका इलाज हो रहा है। ये स्थितियां को थोड़ा बदला जाए, 50 बेड कम से कम संरक्षित किया जाए कि जो धनबाद के निवासी है उनके कोटे के लिए वो संरक्षित रहे। मतलब ताकि उन लोगों को जमीन पर जो लेट करके जो इलाज किया जाता है वो उन लोग के कम से कम एक सुविधा रहे कि जब कभी भी आए तो उन्हें आराम से बेड मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना है कि एक ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का सबका अधिकार है। मैं नहीं कहता कि किसी को दिया जा रहा है वो गलत है, सबका अधिकार है, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, उनके परिवार है, यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों को एक अलग से 50 बेडों को संरक्षित एक बनाया जाए, ताकि जो धनबाद के निवासी हैं उन लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े बेड के लिए। उन लोगों का बेड एक संरक्षित रहे कि भाई मेरा अगर मेरे समस्या या मुझे इलाज चाहिए तो मुझे वहां पर एक सीट मिल सकती है, ना कि किसी की पैरवी करने की जरूरत पड़े, ना दलाल के चक्कर काटने पड़े। धनबाद में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की आजादी के बाद से इस पर बहुत ही भयंकर तरीके से राजनीति होती है धनबाद में और होती चली आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विस्थापन का मुद्दा धनबाद के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। नेता लगन और राजनीति तो जरूर करते हैं, लेकिन देश आजाद होने के बाद से धनबाद का क्या स्थिति है और विस्थापन की क्या स्थिति है, उस पर क्या खेल हो रहा है राजनीतिक, इसके बारे में जरा सा जरूर बताया। बिल्कुल, देखिए विस्थापन जो है, मुझे लगता है कि शायद मेरी उम्र जितनी हो रही है उससे भी ज्यादा पुराना विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो ये विस्थापन की समस्या से लोग उस समय से परेशान है और आज भी इसका निवारण नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक सरकारी कॉरम पूरा किया जा रहा है।
आज देखिए विस्थापितों लोगों के लिए जरेडा के तहत निर्माण करवाया गया बीसीसीएल के द्वारा, जो देख सकते हैं कि रहने के लायक किस तरह से है। हाँ, बेलगड़िया में जो लोगों के लिए विस्थापित किया, लेकिन बेलगड़िया की तो स्थिति बनने के बाद भी वही बुरी स्थिति है। आज वो जाकर बेलगड़िया का एक बार निरीक्षण आप कीजिए, आज कहने के वो जुओं का अड्डा बन चुका है, ऐसे ऐसे वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज का अड्डा बन चुका है जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर विस्थापित, मेरी मांग यही है कि अगर विस्थापित आपको करना है तो उनको उचित विस्थापित तक कीजिए ना, उचित तरीके से कीजिए। आप जो बीसीसीएल के द्वारा क्या निर्माण होता है बीसीसीएल को, ना आपसे छिपिए ना जनता से छिपी हुई है। तो जरेडा तो जिनसे कभी नापी करता है, कभी सर्वे करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन कहीं कुछ धरातल पे तो कहीं कुछ नजर ही नहीं आता। तो हो क्या रहा है? बात तो वही है, ये तो जराडे का, जितने जरेडा के अधिकारी है वो तो इसका जवाब दे सकते हैं कि बार बार नापी किस लिए की जाती है या बार बार वो किस लिए क्या चिन्हित करते हैं, वो तो बताएंगे। जनप्रतिनिधि भी तो उसी के साथ मिल करके, तो वो लोग भी तो सही से कदम नहीं उठा रहे ना, तो जनता का भला कैसे होगा? अब सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो सभी तो एक ही नहीं होते हैं। हाथ में 5 उंगली है, 5 अलग अलग होती है। क्या लगता है कौन आएगा इनकी दुख सुविधा करने के लिए? ये हो रही है, ये धनबाद की जनता चुनेगी ना, ये धनबाद की जनता अपने आप प्रतिनिधि को लाएगी चुनकर। मुझे ये कहना है कि जो आपको अपने में विभाजित करने का कार्य कर रही है, आपकी मूल सुविधा पर कोई बात ही नहीं रही है, मूल चीजों पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, आप विस्थापित की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, आप ही को वो जरेडा का क्वार्टर दिया जाएगा, आप रहना पसंद नहीं कीजिएगा। इससे बढ़िया आज एक मानवाधिकार भी करता है कि एक व्यक्ति को कम से कम 1 डिसमिल अगर जमीन है तो उसे दिया जाना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट आप उन्हें जमीन ही दे दीजिए ना, उनकी औकात होगी, अगर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने की उसी में रहेंगे, उनको महल बनाने की ताकत होगी, वहां पर वो महल बनाकर रहेंगे। आप क्यों उनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं कि उनको एक छोटे से फ्लैट में लाकर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो उनका सामान भी रखने की व्यवस्था उनको वहां नहीं है। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और इस बार लग रहा है कि आप, क्या लग रहा है कि पार्टी अगर आपको बसपा माले अभी महागठबंधन के साथ है, तो क्या लग रहा है कि धनबाद में आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ने की जो तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी डिसीजन लेगी कि आगे का क्या, टिकट को क्या लेकर, वो पार्टी की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक मुझे कहना है कि मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। अगर चुनाव सेकेंडरी मैटर में लेकर चलता हूं, अगर यहाँ के जनता के लिए मुझे लड़ना है तो वो चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं उसके लिए लड़ाई के लिए हर समय तैयार हूं। जमीन पर उतर उसके लिए मैं जमीन पर, आप जहां से मुझे देख भी रहे होंगे कि आज 2.5-3 साल से मैं कंटिन्यू जिस तरह का जो भी जरूरत है मैं उसके लिए लड़ता हूँ, तो आगे भी मेरी लड़ाई ये जारी रहेगी। चुनाव तो सेकंड चीज है। चुनाव तो क्या होता है, चुनाव मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा होता है आम हक की लड़ाई, मुद्दा होता है आपकी लड़ाई, आपकी जरूरत की लड़ाई। मैं उस मुद्दे के लिए लड़ने आया हूँ। नेतागिरी तो अलग चीज हो गई। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ, समाज सेवी अगर मुझे बनना तो मैं समाज के लिए सेवा करूंगा। विधानसभा चुनाव की बिगुल लगभग बजने वाली है। 14 से 15 तारीख तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। कौशल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। धनबाद में इस बार चुनाव में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे समाज सेवी नेता के रूप में बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, लग रहा है कि नेताओं का बाढ़ आ गया है धनबाद में। तो क्या लग रहा है ये विधानसभा चुनाव में? ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बरसात होती है तो मेढक बाहर से निकल जाते हैं? हाँ, कुछ इसी तरह से माहौल लग रहा है। बरसात शुरू हुई है। मैंने एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिनका जनता से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, कभी उन्होंने धरातल पर, आप तो कम से कम नजर आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जमीन पर उतर के आप काम करते हैं। आप थोड़ा फोटो खिंचवाना कम पसंद करते हैं, ये थोड़ा फोटो खिंचवाना कम पसंद करते हैं, तो आपको देखिए जमीन पर उतर के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका समाज से कभी कोई नाता नहीं रहा, कभी किसी जन से कोई नाता नहीं रहा, तो वो लोग भी ताल ठोके। मतलब क्या हो क्या रहा है? हम एक बात बताता हूँ, जो समाज के लिए उतरेंगे, जो समाज के लिए काम करेंगे, वो फोटो के पीछे नहीं भागेंगे। फोटो अपने आप उनके पीछे आएगा लेने के लिए। आज अगर हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं तो हम लोग समाज में कहीं ना कहीं उपलब्ध तभी आज बात कर रहे हैं, ना कि हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना बड़े बड़े हमें पोस्टरबाजी करने की जरूरत पड़ रही है। हम समाज की अगर बात करते हैं तो हम जब अगर समाज सेवी है तो जाहिर सी बात है हम नेता बाद में हो सकते हैं, पहले तो हमें समाज सेवी होना होगा ना। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के प्रति हमारा आंदोलन क्या है, समाज के लिए हमारी लड़ाइयाँ क्या है, ये भी तो आपको जानना होगा ना। फिर समाज सेवी हम अपने आप को बोल दिए तो ये तो नहीं होगा ना, जाहिर कि हम समाज सेवी हो गए। अब तो ये दिखाना होगा ना कि हमारा आंदोलन क्या है, हमारी लड़ाई क्या है। अब हम घूम रहे सब जगह बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि भैया हम समाज सेवी, तो बोल देना समाज सेवी कि जनता पूछेगी ना भाई कि आप क्या समाज के लिए क्या सेवा किए हैं। इसमें एक बात है ना कि आजकल होता क्या कि जनता से कोई पूछता तो है नहीं, यहाँ तो सीधे अपने नाम के आगे लोग टैग लगा लेते हैं। जनता से सवाल करने कौन जा रहा है? जनता से कोई मतलब नहीं है उनको, बस उनको अपने टैग से मतलब है कि टैग लगा लिए।
तो इसमें सच्चे नेताओं को कैसे कैसे पहचानेंगे कि सच्चे नेता कौन है? जनता अपना भाग्य किसे तय करके लाती है। अब जनता वैसे भाग्य को तय करना अगर पसंद करेंगे तो 5 साल फिर वही भाग्य पसंद करेगी, फिर उनके जनप्रतिनिधि कोई नहीं दिखेंगे, फिर वही जो अपने वोटों को अगर वो पैसे पे अगर बेच रहे हैं तो कल को वो उनके पास जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हमने तो वोट आपका पैसा देके खरीदा है। जाहिर सी बात है, आप अपने हक के नेता को चुन के लाइए ना, पैसे के लिए क्यों ला रहे हैं चुनकर। मेरा कहना है कि अगर हम आपके हक का नेता है, मैं तो कहता हूं अगर मैं चुनाव में उतरूंगा तो मैं हर एक जनता के पास जाऊंगा और उनसे मांगूंगा कि आप मुझे जो चंदा दीजिएगा मैं उस चंदे के पैसे से लड़ाई लड़ूंगा, ताकि आपका हक रहेगा कि आप मुझे आकर बोलिए कि भाई मैं तो तुझे 20 रुपया दिया है ना, मेरे पैसे से चुनाव का तुमने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है, मेरे पैसे का चुनाव से तुमने लड़ा और जीता है, तुम इस हक की लड़ाई की बात करो ना। आप मेरे पे हक से बोलिए कि हाँ हम पैसा देकर तुमको लड़ाया, चुनाव जीते हैं। बहुत यूनिक बात की इन्होंने एक ऐसी बात की है जो शायद किसी यहाँ के जो नए जनप्रतिनिधि उनको उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। उम्र कम है इनका, लेकिन तजुर्बा मैं देख रहा हूँ कि बहुत इनका उम्दा है। एक बात और सवाल करना चाहूंगा, धनबाद की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं अंतिम ये करके समाप्त। धनबाद की जनता के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि चुनावी बिगुला बजने वाला है, बहुत जल्दी चुनाव का आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो चुनाव के लिए आपके चुनाव के पास हर एक तरह से लोग आएंगे, धन बल छल बल हर तरह से आएंगे, क्योंकि चुनाव आप भी जानते हैं कि चुनाव एक ऐसा माहौल है, एक यज्ञ इसको कर सकते हैं, जिस यज्ञ में साम दाम दंड भेद लोग सब कुछ लगा देते हैं। तो इस साम दाम दंड भेद से मत घबराइएगा। आपको जो लगता है कि आपके हक की लड़ाई जो लड़ सकता है, आप उन्हें चुन के लाइए और धनबाद का भाग्य बदलने में आप अपनी सहभागिता निभाइए। आप उनको बताइए कि भाई मुझे लगता है कि ये मेरी रूपरेखा को, ये मेरे धनबाद को सही कर सकता है, मुझे मेरी हक की लड़ाई की जरूरत होगी तो ये लड़ सकता है। वैसे ही लोगों को चुनकर लाइए। मैं नहीं कहता कि आप मुझे आइए मुझे चुनिए, मैं कहता हूँ आपको जो लगता है कि आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है, हक की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ और किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग शायद सोच सकते हैं किसी और लड़के की बात, मैं हक की बोल रहा हूँ। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, बस मूलभूत समस्याएं हैं, इन सब ऊपर लड़ाई होनी चाहिए। तो ये जो लड़े आप उनको चुनकर लाइए ना, आप ऐसे लोगों को लाइए जिनको आप हक से बोल सके कि मैंने आपको चुनकर भेजा है, आप जाइए, मैंने चुना है, आप मेरी लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। बहुत ही सटीक जवाब दिया संदीप कौशल जी ने। अब चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं ये किस ढंग से जनता के सामने अब आने वाले हैं, सामने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं ओम शर्मा, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। जय हिंद, नमस्कार।